हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास हिंदी 100 मार्क्स का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक का नाम है जयप्रकाश नारायण जी, जिसको हम लोग लोक नायक जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण इसके नाम से भी जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम लोग संपूर्ण क्रांति का मतलब क्या होगा, जिसमें बहुत सारे क्रांति का मिलन होता है, जैसे कि सामाजिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, बहुत सारे क्रांति का मिलन को हम लोग बोलते हैं संपूर्ण क्रांति। इसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम आपको करवाने वाले हैं इसका VBI यानी कि इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरह का क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। जैसे कि आप नीचे थोड़ा सा देख लीजिए। पहले थोड़ा सा मैं आपको बायोग्राफी को बताऊंगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है MCQ क्वेश्चन यानी कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है वो बायोग्राफी से बहुत अच्छे से पूछा जाता है। तो इसके बाद फिर इसका मैं आपको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों प्रकार का क्वेश्चन कराऊंगा। आपको बहुत ही मजा आने वाला, ठीक है। और थोड़ा सा मैं आपको इसका थ्योरी को भी दिखाऊंगा कि चैप्टर आगे था क्या, संपूर्ण क्रांति में क्या क्या चीजें थी वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए आप शुरू से लेकर एंड तक बने रहें। तो दोस्तों, संपूर्ण क्रांति जो है वो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखा गया था। इसके लेखक का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण। और संपूर्ण क्रांति क्या है दोस्तों? वो एक भाषण है। वो क्या है? एक भाषण है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि पूछा जाता है आपके MCQ क्वेश्चन में। इसी का आज हम लोग VBI लघु और दीर्घ यानी कि शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को करेंगे। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने, प्लीज आप उसको नोट करके अच्छे से रिवीजन करेंगे। बार बार आपके एग्जाम में इस चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, संपूर्ण क्रांति जिसके लेखक के नाम है जयप्रकाश नारायण, इसी को हम लोग लोकनायक भी कहते हैं या फिर लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी भी कहते हैं। इसका नाम लोकनायक क्यों पड़ा, इसको भी हम जानेंगे आगे। बचपन का नाम इसका था बाउल। बचपन का नाम क्या था? बाउल। बड़े होकर इसका नाम जेपी पड़ा। बड़े होकर ये कौन से नाम से प्रसिद्ध हुए, फेमस हुए? जेपी के नाम से। इसका जन्म जो है दोस्तों 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को किसका जन्म होता है? बड़े होकर सॉरी जयप्रकाश नारायण जी का जन्म होता है 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को, और वहीं पे उसकी मृत्यु जो है 8 अक्टूबर 1978 को। तो ये दोनों पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे। कई बार आपकी बोर्ड एग्जाम में, सेंटअप एग्जाम में पूछा जा चुका है। सेंटअप एग्जाम और बोर्ड एग्जाम का पैटर्न जो है वो सेम होता है, इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, सीरियस लीजिए। सिताब दियारा गांव, कौन से गांव में जन्म होता है उसका? सिताब दियारा गांव, जो कि उत्तर प्रदेश के एक बलिया और बिहार के एक सारण जिला में फैला है। उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के एक सारण जिला, बिहार में सारण जिला और उत्तर प्रदेश में बलिया जिला, इन दो जिलों में फैला है एक गांव जिसका नाम है सिताब दियारा गांव। वहीं पे ये जन्म हुए थे। इसका जन्म हुआ था, इसका जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। इसका मृत्यु यानी कि निधन कब हुआ था दोस्तों? डेथ कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1978 ईस्वी को। माता का नाम था फुलरानी एवं उसके पिताजी का नाम थे हर्षु दयाल। क्या थे? हर्षु दयाल। तो माताजी का नाम फुलरानी और पिताजी का नाम हर्षु दयाल। आप लोग ध्यान रखेंगे, माता का नाम फुलरानी, पिताजी का नाम हर्षु दयाल। पत्नी का नाम प्रभावती देवी, जो कि प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी। ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी प्रभावती देवी। उसी के पति यानी कि किसके पत्नी थे? जयप्रकाश नारायण जी के। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेपी नारायण जी के पत्नी का नाम है प्रभावती देवी, जो कि ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी। और ये जो ब्रज किशोर प्रसाद है, ये किससे ये जो है गांधीवादी विचारधारा के थे, यानी कि गांधीवादी को मानते थे, ठीक है। अब आगे देखिए, यह एक भाषण स्पीच के रूप में था। मैंने आपको बताया ये जो संपूर्ण क्रांति है वो क्या है? भाषण है। संपूर्ण क्रांति वो क्या है? भाषण है। ये पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। उसने कहा था क्या है? कहानी है। संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है। ये चीज को आप ध्यान रखेंगे। जो कि 5 जून 1974 को पटना में एक मैदान है जिसका नाम है गांधी मैदान, जो कि बहुत बड़ा मैदान है, वहीं पे ये दिया जाता है। तो आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन, ये क्या है? संपूर्ण क्रांति क्या है? भाई वो एक भाषण है। MCQ में पूछा जाएगा 5 जून 1974 को कब दिया गया था भाषण? 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में जन्म हुआ था इस भाषण का, यानी कि ये भाषण को दिया गया था लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। संपूर्ण क्रांति जो वह जयप्रकाश नारायण जी का एक विचार था, नारा था, जिसका सिर्फ उद्देश्य जो है सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकना था। तो संपूर्ण क्रांति में एक जो मकसद होता है कोई भी क्रांति का, तो उसमें जो मकसद था जयप्रकाश नारायण जी का, सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद तो वैसे बहुत सारा था, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मकसद था, जिसमें सिर्फ इंदिरा गांधी जी को सत्ता से उखाड़ फेंकना था। आगे देखिए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने कहा कि संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांतियां शामिल है, इसलिए इसका नाम संपूर्ण क्रांति पड़ा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको हम लोग संपूर्ण क्रांति क्यों बोलते हैं? तो क्योंकि इसमें 7 क्रांतियां शामिल है। पहला है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक, आध्यात्मिक। क्या क्या है? एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक, आध्यात्मिक, ये 7 क्रांतियों के मिलने से बनता है, यानी कि इससे मिलकर बना है एक संपूर्ण क्रांति। तो संपूर्ण क्रांति के अंतर्गत ये टोटल 7 क्रांति आती है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज आप लोग वीडियो को ध्यान से देखेंगे। प्लीज एक शांति जगह में जाकर के देखिए। और जब हम लोग इन सभी क्रांतियों को मिला देते हैं, यानी कि ये जितने भी क्रांति मैंने आपको बताया, ये सभी क्रांति को जब हम लोग मिला देते हैं, इन 7 क्रांतियों को मिलाकर संपूर्ण क्रांति होती है। क्या होती है? संपूर्ण क्रांति होती है। पटना के गांधी मैदान में लोकनायक यानी कि जयप्रकाश नारायण, या तो उसको लोकनायक बोलते हैं या फिर लोकनायक जयप्रकाश नारायण बोलते हैं, तो उन्हें संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। मैदान में उपस्थित लाखों लोगों ने जात पात, दहेज, तिलक तथा भेदभाव छोड़ के
छोड़ने का संकल्प लिया और उसी दिन मैदान में हजारों ने अपने जनेऊ तोड़ दिए थे और यह नारा गूंजा था, जब जात पात छोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। जात पात छोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। तो यही जो है नारा गूंज रहा था पटना के गांधी मैदान में। कब गूंज रहा था दोस्तों? यहाँ पर आप लोग को मैंने अभी डेट बताया 5 जून 1974 ईस्वी को। तो ये चीज को आपको ध्यान रखेंगे, सभी लोगों ने जात पात दहेज तिलक सारे भेदभाव का संकल्प लिया और उसी दिन मैदान में हजारों लोगों ने इनको जनेऊ को तोड़ दिया, ये जनेऊ जो समझौता था उसको तोड़ दिया और यह नारा गूंजा, जात पात छोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में नई डायरेक्शन में मोड़ दो। अब देखिए, अब आपको कहानी समझ में आएगा, उसके बाद फिर इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है करवाएंगे। वैसे क्वेश्चन जो है इससे भी बनता है, इसलिए आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। देखिए, संपूर्ण क्रांति इतनी उग्रवादी यानी कि इतनी भयानक थी कि केंद्र में जो सरकार थे, कांग्रेस का सरकार, उनको सत्ता से हाथ धोना पड़ा। पहली बात, जयप्रकाश नारायण जिनका एक हुंकार से पूरे नौजवान, सिर्फ जयप्रकाश नारायण जी का एक आवाज से, एक हुंकार से पूरे नौजवान जो है सड़कों पर उतर आते थे। बिहार से उठी संपूर्ण क्रांति की जो चिंगारी है वो देश के कई कई इलाकों में, पूरे देश में लगभग फैलने लगे, पूरे देश के कोने कोने में फैलने लगे, अर्थात पूरे देश की जनता भड़क उठी। जयप्रकाश नारायण को जेपी करके भी बुलाए जाते थे, जेपी करके भी बुलाते थे। जयप्रकाश नारायण घर घर में क्रांति का पर्याय बन चुके थे। लालू यादव, नीतीश कुमार जो कि अभी के नेता है, रामविलास पासवान और सुशील कुमार मोदी जो कि आज है, वो जितने भी नेता है उसी छात्र या युवा संघर्ष वाहिनी का हिस्सा था। तो लालू यादव हो गया, नीतीश कुमार हो गया, रामविलास पासवान और सुशील कुमार मोदी हो गया, ये जितने भी लोग आज के दिग्गज नेता है बिहार के, तो ये जो थे एक प्रकार का उस समय जो है इसी संगठन का एक प्रकार का सदस्य हुआ करते थे, छात्र युवा संघर्ष वाहिनी का हिस्सा थे, यानी कि मेंबर थे। देखिए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि संपूर्ण क्रांति में मेरा तात्पर्य समाज के सबसे अधिक दबे कुचले व्यक्ति को सत्ता के शिखर पर देखना है। यानी कि जो समाज में दबे कुचले, एक बार चेक कर लेते, वॉइस क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है। चलिए, लोक नारायण जी कहते हैं कि मेरा जो संपूर्ण क्रांति का तात्पर्य था वो ये था, जो समाज में जो लोग दबे कुचले हुए, दबे हुए, उनको सत्ता के शिखर तक पहुंचाना, सत्ता के शिखर पर देखना है, सिर्फ यही उसका उद्देश्य था। पहला उद्देश्य तो भाई कांग्रेस को संपूर्ण रूप से हटाना था, इंदिरा गांधी को सत्ता से, उस सत्ता को उखाड़ फेंकना था, और दूसरा उद्देश्य यही था कि जो दबे कुचले लोग हैं उनको ऊपर देखना, शिखर पर देखना चाहते थे। आगे देखिए, जयप्रकाश नारायण की 5 जून को की गई घोषणा, यानी कि जो 5 जून को वो घोषणा करते हैं, जो भाषण देते हैं, उसमें क्या क्या होता है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। भ्रष्टाचार मिटाना, बेरोजगारी खत्म करना, शिक्षा में क्रांति लाना, ये सब कोमा है, ध्यान देंगे, ठीक है। तो भ्रष्टाचार मिटाना, बेरोजगारी खत्म करना, शिक्षा में क्रांति लाना आदि ऐसी चीजें जो कि आज भी पूर्ण रूप से नहीं है। ये चीज आज भी नहीं है। अगर आप नजर उठा के देखेंगे बिहार में, यूपी में, झारखंड में, चाहे आप जहां से भी हो, तो आप अगर नजर उठा के देखेंगे तो ये चीज आज भी जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। आज भी हम लोगों के अंदर भ्रष्टाचार, यानी कि भ्रष्टाचार हमारे देश में भरा हुआ है। बेरोजगारी अभी भी खत्म नहीं हुई, लोग भटक रहे हैं नौकरी के तलाश में। शिक्षा जो है, अभी भी बहुत लोग जो कि शिक्षा यानी कि पढ़ नहीं रहे हैं, पता नहीं काम करने के लिए भेज दे रहे हैं, पैसे नहीं है गार्जियन के पास कि वो पढ़ा पाए। बहुत लोग, अभी तो ऑनलाइन थोड़ा सा आ गया तो लोग बच्चे पढ़ते हैं, इससे पहले कुछ साल पहले था कि बच्चे पढ़ते भी नहीं थे, ठीक है। तो ऐसी चीजें हैं जो कि आज भी पूर्ण रूप से नहीं है, क्योंकि यह उसी व्यवस्था की उपज है, यह वहीं से उपज की गई है। तभी पूरी हो सकती है जब संपूर्ण व्यवस्था बदल जाएगी। समझ में आ गया आपको? थोड़ा सा मजा आ गया चैप्टर का, एकदम आपको मिल गया आनंद, ठीक है। झक्कास क्लास आज का हो रहा है। चलिए अब देखते हैं इसको, क्वेश्चन देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप लोग को कमेंट करना है कि सेशन आज का आपको कैसा लगा, और सभी क्वेश्चन जो नहीं बने प्लीज उसको नोट करना है, ठीक है। प्रश्न एवं उनके उत्तर आप लोग क्या करेंगे, मैं इस क्वेश्चन को बोलूंगा, थोड़ा सा वीडियो को रोक करके इस क्वेश्चन का आंसर आपको एक बार दिमाग में दोहरा देना है, उसके बाद ही इस आंसर को देखना है, ठीक है। वीडियो को जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, थोड़ा सा पॉज करके फिर आपको जो है पूरा आंसर को सोचने के बाद फिर आपको पूरा आंसर देना है। प्लीज ये चीज करेंगे तो आपका दिमाग दौड़ेगा, फिर आप जब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप आराम से दे सकते हैं। सभी क्वेश्चन में आपको यही काम करना है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए थे? जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? देखिए, जयप्रकाश नारायण ने लेनिन से सीखा था। जयप्रकाश नारायण जो है वो लेनिन को फॉलो करते थे। तो जयप्रकाश नारायण ने लेनिन से सीखा था कि जो गुलाम देश है, जो किसी के अधीन, यानी कि जिस देश पर किसी दूसरे देश का राज्य है, वहां के जो कम्युनिस्ट है उनको हरगिज वहां की आजादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लड़ाई का नेतृत्व तो बुजुर्गों वर्ग के हाथ में होता है, पूंजीपतियों के हाथ में होता है। अतः कम्युनिस्टों को अलग नहीं रखना चाहिए, अपने को आइसोलेट नहीं रखना चाहिए। जयप्रकाश देश की आजादी की खातिर कांग्रेस में शामिल हुए, क्योंकि कांग्रेस देश का नेतृत्व कर नहीं थी, ठीक है, कर रही थी, यहाँ पर होगा, ठीक है, कर रही थी। तो जो है जयप्रकाश नारायण जी जो है वो देश की आजादी के खातिर कांग्रेस में शामिल हुए, क्योंकि कांग्रेस जो है वो देश का नेतृत्व कर रही थी या कर रही थी होगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार था जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुआ। ये जो है लेनिन से उसको सीख मिला था कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है उनको हरगिज
जो है वहाँ की आज़ादी की लड़ाई जो है अपने अलग से लड़ना नहीं चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो अलग से लड़ने के लिए आपको नहीं देगा, आपको वो बात नहीं कहने देगा जो आप कहना चाहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप लोग प्लीज समझिए। बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है? तो बापू और एक नेहरू, इनकी कौन सी विशेषता है जिसका उल्लेख जो है जयप्रकाश नारायण जी ने अपने भाषण में कहा है? समझिए, जेपी ने अपने भाषण में बापू एवं नेहरू जी की विशेषताओं का उल्लेख किया है। जयप्रकाश कहते हैं कि जब हम नौजवान थे, जब उस जमाने में यह जरूरत होती थी कि हम लोगों के बापू के सामने हम कहते थे हम नहीं मानते हैं बापू यह बात, और बापू में इतनी महानता थी, यानी कि जब आपके कोई बड़े बुजुर्ग होंगे, आपके जो बड़े बुजुर्ग होंगे, आपके दादाजी मान लेते हैं, जब आप उससे कोई बात करेंगे तो वो कुछ बात आपको बोलेंगे तो आप उसको गुस्सा से कुछ भी बोल देंगे, तो वहीं पे आपका दादाजी हो सकता है वो गुस्सा जाए, लेकिन बापूजी इतने अच्छे आदमी थे, इतने महानता थी कि वो बुरा नहीं मानते थे। उससे कुछ भी बहन दीजिए, उसकी कोई भी बात मत मानिए, लेकिन वो बुरा नहीं मानते थे। फिर भी बुलाकर, फिर वो जो है हमें बुलाकर जो है प्रेम से समझाना चाहते थे, समझाते थे, कहते थे जवाहरलाल नेहरू मुझे मानते बहुत है, मैं उनका बड़ा आदर और प्रेम करता हूँ। कौन कहते हैं? ये गांधी जी कहते हैं, मैं प्रेम करता हूं तथा परंतु उनकी कटु आलोचना भी करता था, लेकिन बड़प्पन था कि वे बुरा नहीं मानते थे। अक्सर वे हमारी आलोचनाओं का बुरा नहीं माना। उनके साथ जो मतभेद वह परराष्ट्र की नीतियों को लेकर था। तो कुछ इस प्रकार का बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख है? आपने विशेषता देखा। सबसे महान विशेषता वही होती है कि आप किसी को कुछ कह रहे हैं, लेकिन वो आपको कुछ कहे बिना ही आपको और अच्छे से समझाता है, बुझाता है। ये आदमी जो है बहुत अच्छे होते हैं, और ये ऐसे आदमी आपको, ऐसे लोग आपको नहीं मिलेंगे आपके गांव वगैरह में। ठीक है, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। वॉइस क्वालिटी कभी कभी नहीं आती है, वॉइस आ रही है। चलिए देखिए, क्वेश्चन को आप लोग समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय है। एक छात्र जीवन और एक अमेरिका प्रवास का परिचय है। इस अवधि में यानी कि समय अंतराल में कौन कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है, इसके बारे में बता रहा है। तो देखिए, छात्र जीवन तो भाई सभी का एक होता है, वो आपको लिख देना है, और अमेरिका में प्रवास उसको आपको थोड़ा सा समझना है। और इसके अवधि में जो कौन कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है, उसके बातों यानी कि वो जो बात बोलते हैं, कौन कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है, यानी कि स्टूडेंट को, छात्रों को, उसको बताना है। तो मैं थोड़ा सा आपको टिप्स देता हूँ, आपको बहुत मजा आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। समझिए, जयप्रकाश नारायण का प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। इसका जो प्रारंभिक शिक्षा है, छात्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहां पर हुआ? घर पर हुआ। 1921 ईस्वी के जनवरी महीने में पटना कॉलेज में हुए आईएससी के छात्र थे। किसके? आईएससी, आईएससी जो होता है, आईएससी के छात्र थे। उसी समय वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन के आह्वान पर असहयोग किया, और गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था उस पर वो भाग लिया, और असहयोग के करीब 1.5 वर्ष ही, यानी कि 1.5 वर्ष के बाद, ठीक है, वो जीवन मतलब कि 1.5 वर्ष ही मेरा जीवन बीता था कि मैं वो फूलदेव सहायता वर्मा के पास भेज दिया गया कि प्रयोगशाला में कुछ करो और सीखो। मैंने हिंदू विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। ये जयप्रकाश नारायण जी अपने बारे में बता रहे हैं। मैंने हिंदू विश्वविद्यालय में यानी कि बीएचयू में दाखिला लिया, एडमिशन लिया, वन सेकंड। तो मैंने हिंदू विश्वविद्यालय में दाखिला नहीं लिया क्योंकि विश्वविद्यालय को सरकारी मदद 19 सब में मिलती थी। बिहार विद्यापीठ से परीक्षा पास की। बचपन में स्वामी सत्यमेव के भाषण से प्रभावित होकर अमेरिका गया। ऐसे में कोई धनी घर का नहीं था, परंतु मैंने सुना था कि कोई भी अमेरिका में मजदूरी करके पढ़ सकता है। ये चीज जैसे कि अभी के बच्चे होते हैं, दिल्ली में जाते हैं, कुछ काम वगैरह करते हैं साइड से और पढ़ते हैं, तो उसी तरीके से वो जो है अमेरिका के बारे में सुने थे कि वहां बहुत अच्छे होते होंगे, और एक चीज सुना था कि वहां मजदूरी करके भी पढ़ सकता है, तो इसलिए उन्होंने अमेरिका का रास्ता चुना, मंजिल चुना। अब मेरी इच्छा थी, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी जो अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरी इच्छा थी कि आगे पढ़ना है। मुझे अमेरिका के बगानों में मैंने काम किया, कारखानों में काम किया। एक अमेरिका के बगानों में, एक अमेरिका के कारखानों में। अभी यहाँ पर अमेरिका की बात कर रहे हैं, अमेरिका में उसका जीवन कैसा था। लोहे के कारखानों में काम किया, जहां जानवर मारे जाते हैं उन कारखानों में काम किया। जब वे यूनिवर्सिटी में पढ़ते ही तब वे छुट्टियों में काम कर इतना कमा लेते थे कि 2-4 विद्यार्थी सस्ते में खा पी लेते थे। तो वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते ही इतना कमा लेते थे कि 2-4 विद्यार्थी, अकेले नहीं, 2-4 विद्यार्थी सस्ते में खा पी लेते थे। एक कटोरी में कई आदमी मिलकर रहते थे। एक कटोरी में, जैसे कि एक फ्लैट में बहुत बच्चे मिलकर रहते हैं, स्टूडेंट, खास करके स्टूडेंट लाइफ में, जैसे कि आप लोग अभी तो घर में है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो कि रहते हैं, तो उसी तरीके से ये लोग भी रहते थे। ठीक है, रविवार की छुट्टी नहीं बल्कि 1 घंटा रेस्तरां में, होटल में बर्तन धोया या वेटर का काम किया। वेटर जो होता है, वेटर का काम किया। बराबर के 3 वर्षों तक 2-3 लड़के एक ही रजाई में सोकर पड़े थे। जब बीए पास कर, यहाँ पर ये बीएससी होगा ना, बीए पास करके यहाँ पर आईएससी किया, आईएससी के बाद उन्होंने बीए में एडमिशन ले लिया। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो बीए पास करके पर गए तो स्कॉलरशिप मिल गई। 3 महीने के बाद असिस्टेंस हो गए। डिपार्टमेंट के ट्यूटोरियल क्लास लेने लगे। अमेरिका प्रवास में जयप्रकाश नारायण के कैलिफोर्निया, बर्कले, विलिकंसन, मेडिसिन आदि कई विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया। इसी तरह अमेरिका में इनका प्रवास रहा।
तो देखिए ये क्वेश्चन जब भी पूछा जाए ना, अक्सर इस बच्चे का, इस क्वेश्चन का जो आंसर है छात्र दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पर छात्र जीवन का बात कर रहा है। तो भाई जैसे आप लोगों के जीवन है, हॉस्टल लाइफ जैसे आप लोग जीते हैं, काम करते हैं, कोई ऐसे लिख देना है। उसके बाद अमेरिका में उन्होंने कैसे कैसे, जैसे कि आप मान लेते हैं कुछ देर के लिए दिल्ली चले जाते हैं, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, अगर बिना पैसे के जाएंगे तो सेम टू सेम वो अमेरिका में करता था। और उसके बाद कुछ उपलब्धियां था उसका, जैसे कि भाई वो असिस्टेंस वगैरह रहा, डिपार्टमेंट में ट्यूटोरियल में क्लास लेने लगा, अमेरिका प्रवास में जयप्रकाश नारायण के कैलिफोर्निया बर्कले में, तो इन जगह उन्होंने वो काम करने लगा। इन सभी चीजों के बारे में आपको डिटेल्स में बताना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे, यानी कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण जी क्या कहते थे, आंदोलन का नेतृत्व किस शर्त पर करते थे, और आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किस शर्त पर, किस कंडीशन पर करते थे। देखिए आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि मैं सबकी सलाह लूंगा, यानी कि जैसे ऐसे निजी जिंदगी में भी ये कहावत फेमस है कि सबकी सुनो, करो अपनी, सुनो सबकी, ठीक है। तो आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं मैं सबकी सलाह लूंगा, सबकी बात सुनूंगा, छात्रों की बात जितना भी ज्यादा होगा, जितना भी समय मेरे पास होगा उनसे बहस करूंगा, कर सकूंगा, समझूंगा और अधिक से अधिक बात करूंगा छात्रों के साथ। अब की बात स्वीकार करूंगा संघर्ष समितियों की, लेकिन फैसला मेरा होगा। समझ रहे हैं, सबका बात सुनेगा लेकिन फैसला जो है इसका होगा। इस फैसले को सभी को मानना होगा। जयप्रकाश आंदोलन का नेतृत्व तो अपने फैसले पर करते हैं और कहते हैं कि तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब है, तब तक ये क्रांति सफल हो सकती है, और यही नहीं तो आपस की बहसों में पता नहीं हम किधर बिखर जाएंगे और क्या नतीजा निकलेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पाठ के आधार पर प्रसंग स्पष्ट करें। अब यहाँ पे एक दो क्वेश्चन है, एक है आपका अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन हो, डेमोक्रेसी का अगर कोई दुश्मन है, एनिमी है, तो वे लोग दुश्मन है तो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, गिरफ्तार होते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा आपको स्पष्ट करने के लिए कह रहा है। दूसरा है व्यक्ति से नहीं, हम तो नीतियों से झगड़ा है, हमें व्यक्तियों से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, इस सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। यानी कि जो पॉलिटिक्स होते हैं, जो नेता होते हैं, ऑपोजिशन में जो कार्य करते हैं, जिसके पास सत्ता होती है, तो उन लोगों से रियल में झगड़ा नहीं होता। उन लोगों का जो द्वारा किया गया जो कार्य होता है उनसे लोगों को दिक्कत होती है, वो सही अगर कार्य नहीं करते हैं, उसके सिद्धांतों से दिक्कत होती है, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में व्याख्या करने के लिए कह रहा है। तो चलिए सबसे पहला हम लोग समझते हैं, व्याख्या नंबर क का करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां महान समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषण से ली गई है। तो जो इसमें बताने वाले हैं ये जो है महान क्रांतिकारी जो कि संपूर्ण क्रांति जो कि जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा शीर्षक है उसी से ली गई है। इन पंक्तियों में जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र के दुश्मनों का वर्णन किया है। लोकतंत्र के यानी कि डेमोक्रेसी के जो दुश्मन होते हैं उन लोगों के बारे में बताया है। जयप्रकाश तत्कालीन सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए यह बताते हैं, यह कहते हैं कि प्रसंग यह है कि एक पुलिस के उच्चाधिकारी ने कहा कि नाम लेना यह ठीक नहीं है, कि मैंने दीक्षित जी के मुंह से सुना है कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। तब जयप्रकाश नारायण यह सोचते हैं कि यह जयप्रकाश नारायण के लिए क्यों होता है, उनके नेतृत्व में यह प्रदर्शन और यह सभा होने वाली क्यों लोग को रोकते हैं आप, जनता से घबराते हैं आप, जनता के आप प्रतिनिधि हैं, किसकी तरफ से शान करने बैठते हैं आप, आपकी हिम्मत की पटना आने से लोगों को रोक लेते हैं आप। यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार है। यानी कि लोकतंत्र में कोई भी आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से, हिंसा नहीं अहिंसा तरीके से कर सकता है। यदि सरकार यह सब करने से रोकती है तो वह सरकार के निकम्मेपन और नीचता का प्रतीक है। तो कोई भी आंदोलन करे शांतिपूर्ण करे, शांतिपूर्ण रूप से करे, अहिंसा ना हो, हिंसा ना हो, तो उसको कोई भी रोक नहीं सकता। अगर सरकार रोकता है तो ये सरकार की निकम्मा है, ये सरकार की वो कामों का प्रतीक है जो कि उसने कोई काम नहीं किया जिसके कारण वो रोक रही है। अब ख को देखिए, प्रस्तुत वाक्य जयप्रकाश नारायण के भाषण संपूर्ण क्रांति से लिया गया है। आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण के कुछ ऐसे मित्र थे जो चाहते थे कि जेपी और इंदिरा में जी मेल मिलाप हो जाए। यानी कि जब आंदोलन हो रहा था तो जयप्रकाश नारायण जी के कुछ ऐसे मित्र थे उस समय कि वो चाहते थे कि इंदिरा गांधी और जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण जी का मेल मिलाप हो जाए, दोस्ती हो जाए। इसी प्रसंग में जेपी ने कहा है कि उनका किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, किसी भी व्यक्ति से उनका झगड़ा नहीं है, चाहे वह इंदिरा जी हो या फिर कोई और, उन्हें तो नीतियों से झगड़ा है। यानी कि जो उसका सिद्धांत है, देखिए पॉलिटिक्स में जो होता है, सत्ता में जो होता है, तो रियल में अब बहुत लोग मोदी जी से नाराज हैं, बहुत लोग खुश हैं। तो ये मतलब मोदी जी से खुश और नाराज, यहाँ पर मोदी जी का बात है, यहाँ पर देश की बात है, यहाँ पर वो उसके कार्यों की बात है, ठीक है। जैसे कि वो किसान आंदोलन को सपोर्ट नहीं, मतलब किसान आंदोलन किसानों की बात को नहीं सुनते हैं, तो यहाँ पर उस चीज को भाई क्यों नहीं सुनते, तो उस चीज को लेकर नाराजगी है, ना कि यहाँ पर मोदी जी से। समझ, वो तो एक इंसान है भाई, उसके नीतियों से। तो यहाँ वही कह रहा है कि जब उसका किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, चाहे वो इंदिरा जी हो या फिर कोई, उन्हें तो उनकी नीतियों से झगड़ा है, उनके सिद्धांतों से झगड़ा है, उनके कार्यों
कार्यों से झगड़ा है। जो कार्य गलत होंगे, जो नीति गलत होगी, उसके सिद्धांत गलत होंगे, चाहे वह कोई भी करे, वो विरोध करेंगे। जयप्रकाश नारायण जी इसका विरोध करेंगे और आप लोगों को भी इसी सिद्धांत पर चलना है। इसलिए कहता है कि बहुत मोटिवेशन थे जयप्रकाश नारायण जी, खास करके स्टूडेंट के लिए बहुत। चलिए, दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है? एक दलविहीन लोकतंत्र और एक साम्यवाद, इन दोनों में कैसा संबंध है? अब ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इस क्वेश्चन को करने के बाद हम लोग इस वीडियो को हो सके तो अंत कर देंगे, है ना। 7 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। समझ गए? नेक्स्ट वीडियो आएगा, 100% आएगा। वैसे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पहले वीडियो में करा जा चुका है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप लोग देखिए। देखिए, दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है? दलविहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है और ग्राम सभाओं के आधार पर दलविहीन प्रतिनिधित्व स्थापित हो। दलविहीन लोकतंत्र तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता है जाए, वैसे वैसे राज्य स्टेट का क्षय होता जाएगा और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम होगी। वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगी, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा और वो लोकतंत्र निश्चय ही दलविहीन होगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग यहीं तक समाप्त कर दें या फिर आगे भी एक क्वेश्चन आपको करवा दें? एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और करवा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कर लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। समस्त समितियों से जयप्रकाश नारायण जी की क्या अपेक्षाएं? समितियों से जयप्रकाश नारायण जी की क्या अपेक्षाएं हैं, इसको समझते हैं। समस्त संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण जी की निम्नलिखित अपेक्षाएं हैं। पॉइंट बाय पॉइंट इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहला, सभी संघर्ष समितियां मिलकर चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करें अथवा जो उम्मीदवार खड़े किए जाएं उनसे किसी को मान्य करें। किसी को मान्य करें मतलब यहाँ ये कहते हैं कि सभी उम्मीदवार अपना एक उम्मीदवार खड़ा करें अथवा जो उम्मीदवार खड़े किए जाएं उनमें से किसी एक को मान्य करें। चुनाव में इन समितियों द्वारा खड़ा किया गया जो भी उम्मीदवार जीते, यानी कि जो इलेक्ट हो, जीते, जो चुनाव जीते, उसके भावी कार्यक्रमों पर नजर रखने का काम ये समितियां करेंगी। तो जितने भी जो पार्टी जीता, उसके बाद जितने भी अपोजिशन पार्टी है, तो जो कार्य करते हैं, जो चुनाव जीता, वो कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है, तो उनका ध्यान कौन रखेगा? अपोजिशन पार्टी, जितने भी पार्टी है। ठीक है, जैसे कि अभी कांग्रेस है, तो नजर रखने का काम ये समितियां करेंगी। यदि कोई प्रतिनिधि गलत रास्ता चुनता है, जो जीता हुआ है गलत रास्ता चुनता है, तो ये समितियां उसको इस्तीफा देने के लिए बाध्य करेगी, मजबूर करेगी। और कोई भी प्रतिनिधि अगर गलत करता है तो उसको इस्तीफा देने के लिए एक प्रकार का आंदोलन करना, मतलब कि करने की जरूरत पड़ेगी और करना भी होगा। समझ रहे हैं? इन संघर्ष समितियों का काम केवल शासन से संघर्ष करना ही नहीं, बल्कि समाज के हर अन्याय और अनीति के विरुद्ध संघर्ष करना होगा। इन समितियों का कार्य सभी अफसरों तथा कर्मचारियों में विद्यमान घूसखोरी के विरुद्ध संघर्ष करना भी होगा। जिन बड़े बड़े किसानों ने बेनामी या फर्जी बंदोबस्तियों की है, उनका विरोध भी ये समितियां करेंगी। गांव में तरह तरह के अन्याय होते हैं, वे समितियां उन न्यायों को भी रोकेंगी। तो दोस्तों, आज जो है हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। ये क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जयप्रकाश नारायण इस भाषण से आप अपना सबसे प्रिय अंश चुने और बताएं कि वह सबसे अधिक प्रभावी क्यों लगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 से जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आज हम लोग यहीं तक समाप्त कर देते हैं। वीडियो थोड़ा लंबी बन रही है, तो आप लोग ध्यान देंगे। जयप्रकाश नारायण जी जो कि संपूर्ण क्रांति के लेखक है। संपूर्ण क्रांति ये क्या है? एक प्रकार का भाषण है। क्या है दोस्तों? भाषण है, मैंने आपको बताया, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, संपूर्ण क्रांति, उसके लेखक का नाम है जयप्रकाश नारायण जी, और ये क्या है दोस्तों? एक भाषण है। उसके जन्म कब हुए थे? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को, 8 अक्टूबर 1978 को उसकी मृत्यु हुई थी। और यह एक भाषण है जो कि 5 जनवरी 1974 को कहां पर? पटना के गांधी मैदान में, बिहार में पटना पड़ता है, पटना के गांधी मैदान में यह भाषण दिया गया था। संपूर्ण क्रांति कई क्रांतियों के मेल मिलाप से बनता है। टोटल 7 क्रांति। सबसे पहला राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक। तो दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, आप सेंट्रल एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम में अच्छे टारगेट रखें, 400 प्लस 350, तो दोस्तों जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको पूर्ण रूप से तैयारी कराई जाती है। ठीक है, पूर्ण रूप से तैयारी करें, इसलिए जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें। लगभग आपके सिलेबस का लगभग सभी सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाई जाती है और बिल्कुल चैप्टर बाय चैप्टर, थ्योरी को, कॉन्सेप्ट को, पूरे आपके जो भी चीज है, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, सभी तरह का प्रश्न करवाए जाते हैं यहाँ पर। इसलिए आप लोग जरूर तक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। यार आपके दोस्त लोग बहुत परेशान है। फिर बाकी मिलेंगे नए वीडियो में। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए पढ़ाई में। तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द वेरी बेस्ट।